हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व करेंगे संस्कृति आईएएस द्वारा संचालित सामान्य अध्ययन एवं हिंदी, जो कि आर ओ का जो न्यू पैटर्न का टेस्ट सीरीज है उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और ये जो है फुल लेंथ पहला टेस्ट सीरीज है जिसको हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। तो ये जो टेस्ट है ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। हम यहाँ पे हिंदी का सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय प्रायद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यहाँ पे कथन है कि यह मुख्यतः प्राचीन नीसिया ग्रेनाइट से बना है। दूसरा है कि कैम्ब्रियन कल्प से ही यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। तीसरा कथन है कि यह मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? पहला एवं तीसरा कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पर स्थित पठार जो है गोंडवाना लैंड से टूटकर इसका निर्माण हुआ है, जिसकी मूल संरचना जो है आर्कियन काल की है। कैम्ब्रियन कल्प से नहीं, आर्कियन काल से है यहाँ पे। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। सिर्फ पहला एवं तीसरा यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पर्वत है, दूसरी तरफ दर्रा दिया हुआ है। बृहद हिमालय, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, जास्कर, बुमडीला, लद्दाख, खारदुंगला। तो कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी में जो जास्कर बुमडीला दिया हुआ है ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि बोमडिला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये जास्कर श्रेणी में स्थित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी तीनों युग बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अरुणाचल हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में दिफू दर्रे तक फैला है। दूसरा कथन है कि इस क्षेत्र की मुख्य चोटियों में कांगतू और नामचा बरवा शामिल है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दिए हुए हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र चंबल की मुख्य सहायक नदी है जो पश्चिमी अरावली से निकलती है? बनास, केन, बेतवा, यमुना। यहाँ पे इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, बनास। बनास जो है यमुना की एक सहायक नदी है, जिसका जो है उद्गम कहाँ से होता है? तो यह जो है चंबल की मुख्य सहायक नदी है जो कि पश्चिमी अरावली से निकलती है। तो बनास जो है यह चंबल की मुख्य सहायक नदी है जो कि पश्चिमी हिमालय से निकलती है। तो पश्चिमी अरावली से निकलती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चिल्का और केवलादेव राष्ट्रीय पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के अभिसमय के अंतर्गत रक्षित हैं। दूसरा है कि मैंग्रोव वनस्पति लवण, कच्छ, ज्वारीय, सकरी खाड़ी, पंक मैदानों और ज्वार नद मुख के तटीय क्षेत्रों पर उगते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दिए हुए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लेटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? पहला है कि यह मृदा उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निछालन का परिणाम है। दूसरा है कि यह मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है। तीसरा है कि कपास की खेती के लिए यह मृदा उपयुक्त होती है। बिल्कुल गलत है, लेटराइट मृदा नहीं, काली मृदा जो होती है जिसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है वो जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। लेटराइट मृदा को जानते रहिएगा, काजू की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है लेटराइट मृदा। यहाँ पे तीसरा कथन गलत हो जाएगा। तो देखिए एलिमिनेट करने का तरीका, तीसरा जब गलत हो गया तो यहाँ कोई सा भी ऑप्शन ऐसा सही नहीं होगा जिसमें तीसरा पॉइंट दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल एक एवं दो सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे एक तरफ घाटियाँ दी हुई है और दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य दिया हुआ है और पूछा गया है कि इनको सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे
मरखा घाटी कहाँ पे स्थित है, तो यह लद्दाख में स्थित है, ए का पहला हो जाएगा। कुल्लू घाटी तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी जो है यह उत्तराखंड में है। और थुमथांग घाटी जो है यह उत्तरी सिक्किम में स्थित है। थुमथांग घाटी जो है यह उत्तरी सिक्किम में स्थित है। तो यहाँ पे सारे सीक्वेंस से दिए हुए हैं, इनको मिलाना नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 2 3 4 रूट सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी तटीय मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। पहला कथन है कि पूर्वी तटीय मैदान में गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में कोल्लेरू झील अवस्थित है। ऑप्शन बी है कि उत्कल मैदान विस्तार उत्तर में स्वर्णरेखा नदी से दक्षिण में महानदी के डेल्टा तक है। ऑप्शन सी है कि आंध्र प्रदेश का तटीय हिस्सा मुख्य रूप से उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन डी है कि अब्दुल कलाम द्वीप तमिलनाडु के पूर्वी तट पर ब्राह्मणी और बैतरणी नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा पूर्वी तटीय मैदान के बारे में सही नहीं है। तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि अब्दुल कलाम द्वीप तमिलनाडु के पूर्वी तट पर ब्राह्मणी और बैतरणी नदी पर स्थित है, ये गलत है, ये सही नहीं है। क्योंकि अब्दुल कलाम द्वीप जो है यह उड़ीसा के पूर्वी तट पर ब्राह्मणी और बैतरणी नदी पर स्थित है। सॉरी, 1 मिनट। ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है कि उत्कल मैदान का विस्तार उत्तर में स्वर्णरेखा नदी से दक्षिण में महानदी के डेल्टा तक है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्योंकि उत्कल का मैदान जो है सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये यहाँ पे तमिलनाडु दिया हुआ है, तमिलनाडु ना होकर के ये उड़ीसा होगा। उड़ीसा के पूर्वी तट पर ब्राह्मणी और बैतरणी नदी के बीच में स्थित है कौन सा द्वीप, तो अब्दुल कलाम द्वीप। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है, बाकी तीनों युग्म बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्कन ट्रैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संरचना बेसाल्ट एवं डोलोराइट चट्टानों से निर्मित है। दूसरा है कि यह केवल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा सही नहीं है। क्योंकि यह संरचना जो है महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि यह केवल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तो ये सिर्फ 2 राज्यों में नहीं पाई जाती और भी राज्यों में पाई जाती है। तो इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। बाबा बुदन की पहाड़ी लौह अयस्क, सेवराय पहाड़ी तांबा, डिक्यू क्षेत्र बॉक्साइट, वज्र करूर की वक्री पाइप सोना। तो यहाँ पे कौन सा जो है यह सही सुमेलित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबा बुदन की पहाड़ी लौह अयस्क। बाबा बुदन की पहाड़ी जो है यह कर्नाटक में स्थित है, जो कि लौह अयस्क के लिए फेमस है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है। बाकी सेवराय पहाड़ी जो तांबा दिया हुआ है गलत है। सेवराय पहाड़ी जो है यह तमिलनाडु के सेलम जिले में स्थित है, जो बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और डिक्यू क्षेत्र, तो डिक्यू क्षेत्र जो है यह सिक्किम राज्य में स्थित है, जो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और साथ ही वज्र करूर की वक्री पाइप जो है यह आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है, जो हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है यह हीरा उत्पादन के लिए फेमस क्षेत्र है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। डिक्यू क्षेत्र जो कि सिक्किम में स्थित है और तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। सेवराय पहाड़ी जो कि तमिलनाडु में स्थित है और किसके लिए फेमस है, तो बॉक्साइट के लिए फेमस है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है पहले से, बाकी तीनों युग्मों का सही आंसर हमने देखा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश, नाथपा झाकरी परियोजना जम्मू कश्मीर, दुलहस्ती परियोजना पंजाब, उरी परियोजना गुजरात। तो इसमें से जो सही सुमेलित है यह हो जाएगा ऑप्शन ए, चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश। चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर स्थित है, यही यहाँ पे सही सुमेलित है। बाकी नाथपा झाकरी परियोजना जो जम्मू कश्मीर दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। और ऑप्शन सी है कि दुलहस्ती परियोजना पंजाब, तो दुलहस्ती परियोजना जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है चिनाब नदी पर। और उरी परियोजना, तो उरी परियोजना गुजरात में स्थित ना होकर के जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर ही स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक अंतःस्थलीय प्रवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती है। बनास, लूनी, केन, साबरमती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा लूनी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा कि जो है
ये कहाँ से निकलती है, तो ये अरावली से निकलती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पहला है उत्तरी गुजरात, दूसरा है पश्चिमी मध्य प्रदेश, और तीसरा है दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और चौथा है दक्षिणी पंजाब। उपयुक्त में से कौन से राज्य में उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनस्पति जो है पाई जाती हैं। तो इसका यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाएंगी, तो ये यहाँ पे पाई जाएंगी चारों क्षेत्र में, उपयुक्त चारों क्षेत्र में पाई जाएंगी। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यह जो वनस्पति है यानी कि उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनस्पति, इसके लिए वार्षिक वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसका वितरण जो है भारत के पूर्वी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी घाट पर्वत के वृक्ष छाया प्रदेश में जो है पाया जाता है। और यहाँ पे जो वृक्ष होते हैं महुआ, बबूल, पलास, तेंदू, खैर, बेर, बरगद, पीपल आदि पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अफ्रीकी शहरों पर विचार कीजिए। मपूतो, हरारे, लुसाका, इबादान। उपयुक्त में से कौन से गैर राजधानी शहर हैं। तो यहाँ पे मपूतो, हरारे ये तो राजधानी है, और साथ ही यहाँ पे लुसाका भी राजधानी है। इबादान जो है यह राजधानी नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इबादान क्या है, तो इबादान नाइजीरिया में ओयो राज्य की राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी मपूतो जो है यह किसकी राजधानी है, तो मोजाम्बिक की राजधानी है। हरारे जो है यह जिम्बाब्वे की राजधानी है, और लुसाका जो है यह जाम्बिया की राजधानी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ओल्वी कल्चर जैतून की खेती, विटी कल्चर अंगूर की खेती, ओलेरी कल्चर सब्जी उत्पादन, सिल्वी कल्चर मधुमक्खी पालन। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी जो सिल्वी कल्चर यहाँ पे मधुमक्खी पालन दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। सिल्वी कल्चर क्या है, तो वनों की कृषि जो होती है या सिल्वी कल्चर कहलाती है। मेनली जो काष्ठीय पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, जो जब उनका जो है कृषि की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो सिल्वी कल्चर कहा जाता है। बाकी एपी कल्चर जो होता है यह मधुमक्खी पालन से संबंधित है। एपी कल्चर तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि विधानमंडलों में मुस्लिम प्रतिनिधियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। दूसरा है केंद्रीय विधानसभा में 1/3 संख्या अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित करना। तीसरा है कि संविधान संघात्मक तथा अवशिष्ट शक्तियां प्रांत में सन्निहित। और चौथा कथन है कि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो कौन कौन से कथन इसमें से सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला कथन और चौथा कथन दोनों सही हैं, दूसरा एवं तीसरा यहाँ पे सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कमेटी दी हुई है और उनसे संबंधित जो प्रावधान है कौन कौन से, तो कौन सा यहाँ पे कैसे सही सुमेलित होगा, यहाँ पे कूट के माध्यम से इसको सुमेलित करना है। तो बलवंत राय मेहता समिति, तो बलवंत राय मेहता समिति जो है यह खंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन का समर्थन किया था इन्होंने, ए का हो जाएगा। तीसरा सी एच हनुमंत राव जो समिति है यह कलेक्टर के अंतर्गत जिला योजना संस्था का गठन करने के लिए इन्होंने सुझाव दिया था, बी का हो जाएगा। दूसरा अशोक मेहता समिति, तो अशोक मेहता समिति जो है यह न्याय पंचायत का पृथक संस्था के रूप में गठन के लिए इन्होंने जो है सुझाव दिया था। तो यहाँ पे सी का हो जाएगा पहला, सी का यहाँ पे पहला हो जाएगा। और 73वां संविधान संशोधन, तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन इसके माध्यम से किया गया, ऑप्शन डी का हो जाएगा चौथा। तो यहाँ पे इसका जो कूट बनेगा यह हो जाएगा 3-2-1-4, 3-2-1-4 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। पहला है कि सचिवालय के अंतर्गत मंत्रालय तथा विभागों को शामिल किया जाता है। दूसरा है कि किसी प्रभाग का अध्यक्ष अवर सचिव होता है। तीसरा है कि सचिव किसी विभाग का प्रशासकीय अध्यक्ष होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल यहाँ पे कौन सा गलत पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा, गलत पूछा गया है यहाँ पे, सही नहीं। तो यहाँ पे पहला कथन सही है, तीसरा सही है, यहाँ पे जो गलत है वह है दूसरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल दूसरा यहाँ पे गलत है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति के
युद्ध या बाह्य आक्रमण के संबंधी आपातकालीन शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या है। पहला है कि इस प्रकार की घोषणा का संसद के दोनों सदनों से अधिकतम 30 दिनों में स्वीकृत अनिवार्य है। दूसरा है कि इस प्रकार के आपातकाल की अवधि को 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति का ये जो युद्ध या बाह्य आक्रमण है, ये कौन जो है आर्टिकल किस में है, तो आर्टिकल 352 में इसका प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ अनुच्छेद है और दूसरी तरफ उनके प्रावधान दिए हुए हैं, तो इनको यहाँ पे सुमेलित करना है। अनुच्छेद 249, तो अनुच्छेद 249 जो है या इसमें किस चीज़ का प्रावधान है, तो संसद का राज्य सूची संबंधी अधिकार दिया हुआ है। ए का पहला हो जाएगा। अनुच्छेद 326 जो है वयस्क मताधिकार की व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। बी का हो जाएगा दूसरा। और अनुच्छेद 129, तो अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में यहाँ पे ऑप्शन सी का हो जाएगा तीसरा। और अनुच्छेद 371 भी, तो असम राज्य के विशेषाधिकार का प्रावधान है इसमें, तो इसका सही कोड 1 2 3 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि लोकसभा के विघटन के बाद राष्ट्रपति पर मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी नहीं है। दूसरा है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। तो मंत्रिपरिषद संविधान के अनुच्छेद 74 का उपबंध है कि राष्ट्रपति को उसकी कृत्यों का निर्वाह करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनः विचार करने की अपेक्षा कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसा पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाएगा। और साथ ही जो यहाँ पे पहला कथन है उसको देखते हैं। तो 1971 में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि लोकसभा के विघटन होने के पश्चात भी मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगी, अतः राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग बिना मंत्रिमंडल की सहायता एवं सलाह के नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बाध्यकारी नहीं दिया हुआ है, जबकि बाध्यकारी है ये, तो पहला कथन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सभी न्यायालयों में प्रथम सुनवाई, निजी प्रैक्टिस, पूर्ण कार्यकाल, संसद की कार्यवाही में भाग लेना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे इसका पूर्ण कार्यकाल जो दिया हुआ है यह नहीं है, बाकी सभी न्यायालयों में प्रथम सुनवाई है और निजी प्रैक्टिस भी है और साथ ही संसद में कार्यवाही में भाग लेना भी यहाँ पे महान्यायवादी के संदर्भ में सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्नकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि प्रश्नकाल के दौरान दिए गए उत्तर पर वाद विवाद की अनुमति नहीं होती है। दूसरा है कि जिस सदस्य के नाम प्रश्न दर्ज हो वह केवल 2 अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके वरीयता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जिसको वरीयता मिली होगी वो होगा, उस सबसे लास्ट में यहाँ पे दिए हुए जो पद हैं उनको जो सबसे लास्ट में होगा उसको यहाँ पे सबसे बाद में रखा जाएगा। तो इसका जो सही क्रम होगा क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे राज्यों के राज्यपाल, फिर आ जाएंगे पूर्व राष्ट्रपति और फिर यहाँ पे होंगे संघ के कैबिनेट मंत्री और फिर हो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा यह हो जाएगा 3 1 2 4। 3 1 2 4 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में 73वें और 74वें संशोधन के प्रावधान लागू होते हैं। मिजोरम, दिल्ली राजधानी संघ राज्य क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, मेघालय। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि यहाँ पे कहीं पे भी 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली राजधानी संघ राज्य क्षेत्र, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पर 73वां व 74वां संविधान संशोधन लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ है पहला है कि समुद्र में जैव भार के पिरामिड प्रायः उल्टे होते हैं। दूसरा है कि ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे दिए गए दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। समुद्र में जो जैव भार के पिरामिड हैं यह उल्टे हो जाते हैं क्योंकि बड़ी मछलियों का जैव भार हमेशा अधिक होता है और उस पर जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं और फिर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, इनका जो जैव भार यानी कि जो वेट होता है, भार होता है, वजन होता है, कम होता है। तो यहाँ पे पहला कथन बिल्कुल सही है। और दूसरा, ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है, तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान केरल, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान असम, संजय राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। साथ ही पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कहाँ पे स्थित है। तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, वेस्ट बंगाल में ये स्थित है। और संजय राष्ट्रीय उद्यान तो ये महाराष्ट्र में स्थित ना होकर के मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समताप मंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें से जो है कौन सी गैस जो है यह समताप मंडल में जो ओजोन परत स्थित है इसके क्षय के लिए जिम्मेदार है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ घास के मैदान है, दूसरी तरफ देश दिया हुआ है। पुछताछ हंगरी, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, सवाना अफ्रीका, कैंटरबरी ब्राजील। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो कैंटरबरी जो यहाँ पे ब्राजील दिया हुआ है, कैंटरबरी जो है यह न्यूजीलैंड की घास है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी पुछताछ हंगरी बिल्कुल सही है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया भी सही है और सवाना अफ्रीका यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि राज्य सरकार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। और दूसरा कथन है कि यह क्षेत्र मानवीय हस्तक्षेप के संरक्षित होने के कारण पूर्णतया अपरिवर्तित होता है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों यानी कि रोग और पादप में कौन सही सुमेलित नहीं है। कैंकर रोग नींबू, टुंडू रोग गेहूं, सैंथिल रोग आलू, अंगमारी रोग सेब। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पे अंगमारी रोग सेब दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है क्योंकि अंगमारी रोग जो है चावल या धान का है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों एंजाइम और कार्य में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ एंजाइम है, दूसरी तरफ उनका कार्य दिया हुआ है और कहा गया है कि कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं। इरेप्सिन प्रोटीन एवं पेप्टोन का अमीनो अम्ल में परिवर्तन, माल्टेज माल्टोज का ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तन, सुक्रोज का ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तन, लाइपेज लैक्टोज का ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तन। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्शन डी कि लाइपेज लैक्टोज का ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तन, यह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्योंकि लाइपेज जो है यह इमल्सीकृत वसाओं को ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। इमल्सीकृत वसा क्या होती है। तो इमल्सीकृत जो फैट होता है वो ऐसा फैट होता है जो कि डाइजेस्टेबल होता है, यानी कि जिसका पाचन करना आसान हो जाता है। जैसे आप अगर घी को लेंगे और साथ ही मक्खन, तो इसमें से इमल्सीकृत कौन सा है। तो इसमें से मक्खन जो है यह इमल्सित होता है जिसका पाचन जो है काफ़ी आसान होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह रक्त में शर्करा की मात्रा को निर्धारित करता है, बिल्कुल सही है। इसके अत्यधिक श्रावण से मधुमेह नामक रोग होता है। तो इसके अत्यधिक श्रावण से जो है मधुमेह नामक रोग नहीं होता है, गलत हो जाएगा। तो इसके कम श्रावण से मधुमेह होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है क्योंकि इंसुलिन के अल्प श्रावण से मधुमेह नामक रोग होता है। और ये इंसुलिन जो है तो ये अग्न्याशय के लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के बीटा कोशिकाओं से इसका श्रवण होता है, यानी कि यहाँ से ये निकलती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मानव में गोइटर नामक विकार होता है। लौह तत्व, कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम। तो यहाँ पे गोइटर यानी कि घेघा रोग जिसको कहा जाता है, जो गले में होता है। और
तो यहाँ पे ये हो जाता है आयोडीन की कमी से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और आयोडीन जो है इसका मुख्य स्रोत क्या क्या हो जाएगा, तो समुद्री मछली, समुद्री भोजन, हरी पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन युक्त नमक आदि जो है इसके स्रोत हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव नेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के आंतरिक पृष्ठ पर होता है। दूसरा है कि अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का सीधा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के आंतरिक पृष्ठ पर होता है, ये गलत है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन जो है कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। यहाँ पे आंतरिक पृष्ठ दिया हुआ है, आंतरिक पृष्ठ पर नहीं बाहरी पृष्ठ पर होता है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा तो दिया हुआ है कि अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का सीधा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो ये भी कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पे सीधा दिया हुआ है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। दोनों कथन गलत हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि उत्तर प्रदेश में यमुना नदी 27 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। दूसरा है कि यह आगरा से दिल्ली तक सर्वाधिक प्रदूषित नहीं है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है। हाँ, केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला कथन सही नहीं है। पहला कथन क्यों सही नहीं है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि 27 जिले, तो 27 जिले से गंगा बहती है, ना कि यमुना। यमुना जो है यह 20 जिलों से होकर गुजरती है, यूपी के 20 जिलों से होकर के यमुना नदी गुजरती है। तो यहाँ पे पहला कथन सही नहीं है, सिर्फ दूसरा सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या है। तो पहला है, इसके साक्ष्य उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, सिंगरौली घाटी तथा शकिया नामक पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं। दूसरा है कि इस सभ्यता के लोगों को आग, कृषि, गृह निर्माण आदि का ज्ञान था। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो केवल पहला कथन सही होगा, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि इनको आग, कृषि, गृह निर्माण आदि का ज्ञान नहीं था, क्योंकि ये पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में पूछा जा रहा है। ये सारी जो यहाँ पे दिया हुआ है कि इस सभ्यता के लोग आग, कृषि, गृह निर्माण ये सबसे परिचित थे, तो ये मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के लोग थे। तो ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की किस स्थान पर वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक स्वतंत्र समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी कहाँ पे, तो ये बलिया में हुई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यहाँ। पहला है कि सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मडन एग्डो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की थी। दूसरा है कि इस कॉलेज का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय आंदोलनों से दूर करना था। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, तो दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। दोनों में से पहला कथन यहाँ पे सही हो जाएगा, दूसरा सही नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी में निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर ने नहीं करवाया। पंचमहल, खास महल, जोधाबाई महल, मोती मस्जिद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, मोती मस्जिद का निर्माण जो है यहाँ पे अकबर ने नहीं करवाया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो शाहजहां ने आगरा के किले में ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास तथा मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। बाकी पंचमहल, खास महल और जोधाबाई का महल ये अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा लीफ हापर और प्लांट हापर हैं, ये क्या है, तो ये कीट की प्रजाति हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस परियोजना का शुभारंभ खजुराहो से किया गया। दूसरा है कि इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, ललितपुर और झांसी जैसे जिलों को लाभ मिलेगा। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दिए हुए हैं। इसका शुभारंभ खजुराहो से हुआ और इससे बांदा, महोबा, ललितपुर और झांसी जैसे जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के ये लाभान्वित होंगे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हार्नबिल महोत्सव के 25 वर्ष पूरे हुए। यह महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो हार्नबिल महोत्सव जो है यह संबंधित है कहाँ से, तो ये नागालैंड से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, नमो दीदी ड्रोन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस योजना की अवधि 2025-26 है। दूसरा कथन है कि इस योजना के तहत 1261 करोड़ रुपए के परिव्यय की राशि आवंटित की गई है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो है दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेफिथ्रोमाइसिन है स्वदेशी एंटीबायोटिक, मटर की प्रजाति, एक प्रकार का कीट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे नेफ्थ्रोमाइसिन के बारे में दिया हुआ है, तो यह जो है ये एक स्वदेशी एंटीबायोटिक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2024 में निम्नलिखित में से किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया? तो भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर जो घोषित हुआ है, यह कौन सा जो है शहर है? तो यह है कोझिकोड। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है महत्वपूर्ण दिवस और दिनांक को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है, ए का हो जाएगा चौथा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, बी का हो जाएगा तीसरा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को मनाया जाता है, सी का हो जाएगा पहला। और विश्व रेबीज दिवस तो 28 सितंबर को मनाया जाता है, डी का हो जाएगा दूसरा। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को आर्द्रभूमि संरक्षण पर केंद्रित एक अंतर सरकारी संधि रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि शहरों के रूप में राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है? भोपाल, उदयपुर, इंदौर या फिर बी और सी, यानी कि उदयपुर और इंदौर दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उदयपुर और इंदौर दोनों को जो है भारतीय आर्द्रभूमि संरक्षण पर केंद्रित एक अंतर सरकारी संधि जो है रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि शहरों के रूप में राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पद्म पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर के.एस. मणिलाल का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस व्यवसाय से संबंधित थे? तो ये जो है ये किस व्यवसाय से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे प्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी के रूप में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स यानी कि LEADS 2024 रिपोर्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन तेजी से विकास करने वाले तटीय समूह वाले राज्यों में शामिल है? गोवा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा गोवा एवं आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन एवं कारण से संबंधित। तो यहाँ पे नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। कारण है कि जब कोशिकाएं क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती हैं तो लाइसोसोम फट जाती है और एंजाइम अपने ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन कारण दोनों सही है और कथन की व्याख्या जो है कारण कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव के उद्भवन और विकास पर विचार कीजिए तथा उनको आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। प्राइमेट्स, मानुष, आदि मानव, होमो सैपियंस। तो सबसे पहले इसमें से कौन हो जाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे जो आएंगे वो हो जाएंगे यहाँ पे वनमानुष, फिर प्राइमेट्स और फिर होंगे आदि मानव और फिर सबसे नवीनतम जो हो जाएंगे यह हो जाएंगे होमो सैपियंस। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2 1 3 4, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शैवालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल धान के खेतों में पाए जाते हैं। दूसरा है कि अंतरिक्ष यात्री अपनी यात्रा के दौरान अंतरिक्ष में क्लोरेला नामक शैवाल से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो दोनों कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशयी रस में नहीं पाया जाता है? लैक्टोज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टेज जो है यह अग्न्याशयी रस में नहीं पाया जाता है, छोटी आंत में यह पाया जाने वाला एंजाइम है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें क्रेटिन प्रोटीन उपस्थित होता है? बाल, ऊन, रेशम, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सभी में जो है यह क्रेटिन प्रोटीन पाया जाता है, बाल, ऊन और रेशम तीनों में। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मानव शरीर में बेरी बेरी नामक रोग होता है? तो विटामिन
B1 जिसको थायमिन भी कहा जाता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से जो है बेरी रोग होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और विटामिन B2 की कमी से, तो विटामिन B2 की जिसको राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है, इसकी कमी से ओट्स विदरण यानी कि कीलोसिस नामक रोग होता है। विटामिन B6 जिसको पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, तो मरोड़ पड़ना इसकी कमी से होता है। और विटामिन B12 जो है इसकी कमी से तो प्रणासी रक्ताल्पता यानी कि जो एक खतरनाक रूप होता है रक्ताल्पता एनीमिया का, वो होता है विटामिन B12 की कमी से। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये परिवर्तित करता है बैटरी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूपर्पटी में निम्नलिखित में से किस धातु की बहुलता पाई जाती है? तो भूपर्पटी में इसमें से कौन सी धातु की बहुलता पाई जाती है? तो इसमें से एल्यूमिनियम की बहुलता पाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वैसे भूपर्पटी में जो है अगर सीक्वेंस देखा जाए पानी का, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, फिर सिलिकॉन है, फिर तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम आता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलेय है? विटामिन C, D, K या फिर E? तो यहाँ पे कौन कौन सा विटामिन जल में विलेय है? तो विटामिन B और C ऐसे विटामिन हैं जो कि जल में घुल जाते हैं। साथ ही विटामिन A, D, E और K ये चार ऐसी हैं जो कि जल में विलेय नहीं है, ये वसा में विलेय होती हैं, यानी कि वसा में घुलनशील होती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है जल में विलेय, तो जल में विलेय ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी ये तीनों वसा में विलेय विटामिन है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित कथन है, अधिक ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के रुधिर में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाती है। कारण क्या है? कि इन स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन जो है डी, यानी कि कथन गलत है लेकिन कारण यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्प्रेरकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन जो है यह सही नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है जाइमेज उत्प्रेरक ग्लूकोज को फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है, ये यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जाइमेज जो है यह किस में परिवर्तित करता है? तो ये ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस का उदाहरण है? ऑर्जिरॉल, कोलाइडी एंटीमनी, कोलाइडी गोल्ड या फिर दुधिया मैग्नीशिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा दुधिया मैग्नीशिया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमणकालीन बायोम का उदाहरण नहीं है? आर्द्रभूमि, कक्ष, बैरियर द्वीप, ज्वारनद, मुख? तो यहाँ पे जो कौन सा इसमें से संक्रमणकालीन यानी कि जिसको इकोटोन कहते हैं, इकोटोन बायोम का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे बैरियर द्वीप जो है यह इसका उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रासायनिक रूप से अक्रिय नहीं है? हीलियम, ऑक्सीजन, नियॉन, रेडान? तो यहाँ पे ऑप्शन बी ऑक्सीजन इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि रासायनिक रूप से अक्रिय गैस नहीं है या एक सक्रिय गैस है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट 2025-26 के संदर्भ में पहला है कि वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी का 3.1% पूंजीगत व्यय निर्धारित किया गया। दूसरा है कि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% रहने का अनुमान है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? दोनों कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर आतंकवाद के संदर्भ में सही है? कर आतंकवाद के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है कि अधिक कर संग्रह करने के लिए ईमानदार करदाताओं पर अतिरिक्त कानूनी दबाव डालना क्या कहलाता है? तो कर आतंकवाद कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी देश की क्रेडिट रेटिंग का निर्धारण निम्नलिखित में से किन कारकों के आधार पर किया जाता है? आर्थिक समृद्धि, राजकोषीय नीति, श्रम सुधार, बचत एवं निवेश द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो है यहाँ पे चारों जो दिए हुए हैं इन सबके माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता के ह्रास के नियम के अनुसार जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की मात्रा का जैसे जैसे उपभोग करता है, उस वस्तु के प्रति उपभोक्ता की उपभोग करने की प्रबलता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है घटती जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है पहला है, इसके अंतर्गत दीर्घ अवधि के लिए मौद्रिक संपत्तियों का क्रय विक्रय होता है। दूसरा है कि इसके माध्यम से आरबीआई तरलता की मात्रा को नियंत्रित करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे सही आंसर
सही उत्तर यहाँ पे देना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला यहाँ पे सही नहीं है। क्योंकि मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार है जहाँ लघु अवधि 1 वर्ष से कम के लिए मौद्रिक संपत्तियों या प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। जो यहाँ पे पहले में दिया हुआ है कि दीर्घ अवधि के लिए, तो दीर्घ अवधि के लिए नहीं होता। पहला गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है, गवर्नर की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। दूसरा है कि स्थानीय बोर्ड की प्रत्येक तिमाही में कम से कम 1 बैठक होती है। कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ है, पहला है कि इसकी राशि दैनिक रूप से बदलती रहती है। दूसरा है कि इस पर ब्याज की प्राप्ति नहीं होती है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। और देखिए यहाँ पे प्रश्न जो है काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, तो आप लोग ज़रूर टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करिए। इससे पता चलेगा कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और ये नो डाउट कि RO पेपर सरल नहीं आएगा, टफ ही आएगा पेपर। जिस तरीके से फॉर्म पड़ा है और जितने बच्चे हैं, तो सब कुछ देखते हुए पेपर जैसे 11 फरवरी को आया था, जो पेपर कैंसिल हुआ था, उसको देखते हुए ही अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। यहाँ पे एक तरफ समिति है, दूसरी तरफ इनका संबंध दिया हुआ है, किससे संबंधित है, इनको सुमेलित करना है। नचिकेत मोर समिति, तो यह लघु वित्त बैंकों की स्थापना से संबंधित है। एक का तीसरा हो जाएगा। मालेगाम समिति, तो मालेगाम समिति जो है यह किससे संबंधित है? तो ये शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस से संबंधित है। बी का हो जाएगा दूसरा। और आर गांधी समिति जो है, तो आर गांधी समिति शहरी सहकारी बैंकों के रूपरेखा से संबंधित है। सी का हो जाएगा चौथा। ऊषा थोराट, तो NBFC से संबंधित मुद्दे। डी का हो जाएगा पहला। इसका सही कूट होगा 3, 2, 4, 1। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा बैंक द्वारा छोटे उद्यमियों को किशोर श्रेणी के तहत कितना ऋण प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और मुद्रा का जो स्थापना की गई थी कब? तो यह वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दबावग्रस्त परिसंपत्तियों से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए आर्थिक समीक्षा 2024-25 में 4R रणनीति प्रस्तुत की गई, जिसमें शामिल हैं सुधार, पहचान, पुनः पूंजीकरण, समाधान। तो इसमें कौन कौन से शामिल हैं? तो इसमें जो है सुधार, पहचान, पुनः पूंजीकरण और समाधान चारों शामिल हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 4R का मतलब सुधार यानी कि रिफॉर्म, और पहचान यानी कि रिकॉग्नाइजेशन, और पुनः पूंजीकरण यानी कि रिकैपिटलाइजेशन, और समाधान तो यानी कि रीसोल्यूशन। तो यहाँ पे 4R का यही मतलब हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह 1 वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विवरण होता है। दूसरा है कि आहरण प्रविष्टि में विदेशी मुद्रा आगमन को रखा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, केवल पहला सही है, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? माइकल फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, जगदीश चंद्र बोस अति लघु रेडियो तरंग, जे टॉमसन प्रोटॉन, रुडोल्फ हर्ट्ज विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा जे थॉमसन का जो यहाँ पे प्रोटॉन दिया हुआ है, ये सही सुमेलित नहीं है। जे थॉमसन जो है ये इलेक्ट्रॉन के आविष्कार करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें या फिर ध्वनि तरंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वनि तरंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे और एक्स किरणें ये क्या है? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जबकि ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित रंगों में से किसमें तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो इसमें बैगनी में तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध डॉपलर प्रभाव से है? तो डॉपलर प्रभाव से किसका संबंध है? तो ध्वनि का संबंध डॉपलर प्रभाव से है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है?
धातु पूछा गया है तो यह हो जाएगा मरकरी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कमरे के ताप पर मरकरी जो है यह द्रव अवस्था में रहता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सोल्डर का निर्माण निम्नलिखित में से किन धातुओं के मिश्रण से होता है? तो सोल्डर का निर्माण जो है सीसा एवं टिन के मिश्रण से होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जिसका गलनांक जो है यह बहुत कम होता है। इसका उपयोग जो है विद्युत तारों के परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है? ब्यूटेन, नाइट्रोजन, मेथेन, प्रोपेन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मेथेन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। तो सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का जो प्रमुख घटक है यह मेथेन है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले महाराष्ट्र का ठाणे और पश्चिम बंगाल का 24 परगना जो है यह है। तो सबसे ज़्यादा इसमें महाराष्ट्र का ठाणे है, याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन सी सही आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? हरियाणा, सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इसमें से जो है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या लिंगानुपात जो है यह अधिक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का 912 है, जबकि हरियाणा का जो है यह 879 है। सिक्किम का जो है यह 890 है और पंजाब का कितना है तो 895 है, जबकि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक, इसमें से सबसे अधिक 912 है। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या है? पहला है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर पर 919 है। दूसरा है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश रहा है। कौन रहा है? तो इसमें से इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो इसमें से जो है गोवा की साक्षरता दर सर्वाधिक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में करंट का न्यूज था कि केरल को पूर्ण साक्षर जो है राज्य घोषित कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित कौन कौन से युग में जो है यह सही सुमेलित है? यह दिया हुआ है, एक तरफ वेद है और दूसरी तरफ ब्राह्मण ग्रंथ दिए हुए हैं। तो ऋग्वेद, ऐतरेय, यजुर्वेद, तैत्तिरीय, सामवेद, पंचविश और अथर्ववेद, गोपथ। तो यहाँ पे चारों जो हैं यह सही सुमेलित हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद का कौन कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऐतरेय और कौशितकी है। यजुर्वेद का तो तैत्तिरीय एवं शतपथ है। सामवेद का तो सामवेद का पंचविश और षड्विश है। अथर्ववेद का तो गोपथ यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित ग्रंथ हैं? कथा वस्तु, दिव्यावदान, ललित विस्तार। तो इसमें से जो है कौन कौन से बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित हैं? तो दिव्यावदान और ललित विस्तार ये दोनों शामिल हैं। किससे संबंधित हैं? तो ये महायान शाखा से संबंधित हैं। कथा वस्तु इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कथा वस्तु जो है यह हीनयान शाखा से संबंधित है, जबकि दिव्यावदान और ललित विस्तार जो है यह किससे संबंधित है? तो महायान शाखा से। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित यात्रियों का पर विचार कीजिए तथा इन्हें इनके भारत आगमन के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे इनको सही से सीक्वेंस से लगाना है। फाहयान, तो ये जो है 5वीं सदी के प्रारंभ में गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, तो सबसे पहले हो जाएंगे फाहयान। फिर सेकंड नंबर पे आएंगे ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो है यह 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। तो यहाँ पे 1, 4 और फिर उसके बाद हो जाएंगे यहाँ पे इत्सिंग। इत्सिंग जो है यह 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण जो है नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा भारत की विभिन्न तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन किया है। तो यहाँ पे 1, 4, 2 और फिर लास्ट में अलबरूनी 3 यहाँ पे हो जाएगा। अलबरूनी जो है 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ आया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते निम्नलिखित में से किसकी पहल थी? आरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ या फिर जीआरपीएफ। तो नन्हे फरिश्ते जो है यह किसकी पहल थी? तो ये आरपीएफ की पहल थी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। रेलवे सुरक्षा बल की ये पहल थी।
ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। दूसरा है कि आयोग अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों कथन यहाँ पे सही हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ पुरस्कार है, दूसरी तरफ प्राप्तकर्ता दिए हुए हैं। एबल प्राइज 2024 किसने प्राप्त किया? तो यह मिशेल टैलाग्रेड को मिला। ए का हो जाएगा पहला। मिस वर्ल्ड 2024 तो ये किसको दिया गया है? क्रिस्टीना प्रिस्कोवा को दिया गया है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार। और सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा। तो यहाँ पे सारे जो हैं बिल्कुल सही सुमेलित हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है या है? लामिते 2024 भारतीय सैन्य दल तथा सेशेल्स रक्षा बल। टाइगर ट्रायम्फ 2024 भारत और अमेरिका। दस्तलिक 2024 भारत और उज्बेकिस्तान। तो इसमें से कौन कौन से जोड़े जो है सही सुमेलित हैं? एक तरफ सैन्य अभ्यास है, दूसरी तरफ उसमें कौन कौन से देश शामिल हुए? तो यहाँ पे तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2023 में अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा निम्नलिखित में से किसे एथलीट ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया था लियोनेल मेसी को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसकी शुरुआत बिहार राज्य द्वारा की गई। दूसरा है कि इसके तहत महिलाओं को डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रतिमाह 1500 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल दूसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना ये बिहार से नहीं, ये महाराष्ट्र सरकार की योजना है। महाराष्ट्र, याद रखिएगा। पहला कथन गलत है, सिर्फ दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो इसमें भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेमिकॉन इंडिया 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया। दूसरा है कि इसका उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पंचायती राज व्यवस्था पर 250,000 लोकतंत्र भारत में ग्राम सरकार की समीक्षा शीर्षक वाली नीति शोध पत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये शोध पत्र जो जारी हुआ है किसके द्वारा? तो ये जारी किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री ने RCS उड़ान योजना के तहत निम्नलिखित में से किन किन शहरों के लिए हवाई अड्डा का उद्घाटन किया? रीवा, अंबिकापुर, सहारनपुर। इनमें से किन किन शहरों के लिए हुआ है? तो इनमें से तीनों शहरों के लिए किया गया है हवाई अड्डे का उद्घाटन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ हड़प्पाकालीन स्थल है, दूसरी तरफ भौगोलिक अवस्थिति दिया हुआ है, इनको सुमेलित करना है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो लोथल जो है यह भगवा नदी के किनारे स्थित था, गुजरात में। ए का हो जाएगा तीसरा। राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और रोपड़ कहाँ पे? तो रोपड़ जो है यह सतलुज नदी के किनारे स्थित था, पंजाब में। चन्हूदड़ो जो है यह सिंधु नदी के किनारे स्थित था, पाकिस्तान में। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उदयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है यहाँ है? पहला है कि यह बौद्ध मतानुयायी था। दूसरा है कि उसने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, केवल दूसरा यहाँ पे सही है, पहला सही नहीं है, क्योंकि उदयन यहाँ पे बौद्ध मतानुयायी था, ये यहाँ पे सही नहीं है। पहला कथन सही नहीं है, सिर्फ दूसरा सही है, क्योंकि उदयन जो था ये जैन मतानुयायी था, ये जैन था ना कि बौद्ध। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक ने निम्नलिखित में से किसे यमन देश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था? तो इन्होंने महारक्षित को भेजा था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार, निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सही है या हैं? पहला है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। दूसरा है कि पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसमें जो है 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे पुष्यमित्र शुंग ने, और साथ ही पतंजलि जो है इनके पुरोहित थे, जो कि योग के
प्रणेता हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुषाण वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पहला है कि कुजुल कटफिसेस ने केवल स्वर्ण के सिक्कों का प्रचलन कराया। दूसरा है कि बिम कटफिसेस के सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ लेखक दिया हुआ है। किताबुल यामिनी किसकी रचना है, तो किताबुल यामिनी जो है याहुतबी की रचना है, ए का हो जाएगा। चौथा, मुबारक शाही जो है यहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक है, बी का हो जाएगा दूसरा। और तारीख़ अलाई, तो तारीख़ अलाई जो है यह अमीर खुसरो की पुस्तक है। और सियार उल आरिफीन ये जो है जमाली काबू की पुस्तक है, डी का हो जाएगा पहला। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 4 2 3 1, 4 2 3 1 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है कि साम्राज्य विस्तार के क्रम में अकबर ने पहला आक्रमण गुजरात पर किया। कारण है कि उस समय गुजरात विश्व व्यापार का प्रमुख केंद्र था। कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो कथन गलत है लेकिन कारण यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में अकबर ने सबसे पहला आक्रमण जो है यह 1561 में मालवा के शासक बाज बहादुर के ऊपर किया था, ना कि गुजरात पर, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने कृषकों की सहायता के लिए दीवान अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना कराई थी। तो इसकी स्थापना किसने कराई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कराई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ संस्थापक है और दूसरी तरफ इनसे संबंधित मत दिया हुआ है। शंकराचार्य तो अद्वैतवाद से संबंधित है, ए का हो जाएगा दूसरा। रामानुजाचार्य तो विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है, बी का हो जाएगा तीसरा। निम्बकाचार्य तो निम्बकाचार्य जो है यह द्वैताद्वैतवाद से संबंधित है। और मध्वाचार्य तो मध्वाचार्य द्वैतवाद से संबंधित हो जाएंगे। तो 2 3 4 1 इसका सही कूट हो जाएगा। 2 3 4 1 ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राणा सांगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इन्होंने घटोली के युद्ध में दिल्ली शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। दूसरा है कि इन्होंने खानवा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर को पराजित किया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ, तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1527 में मुगल बादशाह बाबर द्वारा खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया गया था, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है कि बाबर को पराजित किया गया था, गलत है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य के प्रावस्थाओं का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पे प्रांत हो जाएंगे मंडल, कोट्टम और फिर नाडु। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देव समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसकी स्थापना 1857 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी, 1887 है। दूसरा है कि इसे बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया गया था। कौन सा कथन यहाँ पे सही हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा, दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सिख संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रम मानुसार व्यवस्थित कीजिए। दिलीप सिंह, खड़क सिंह, रणजीत सिंह, नौनिहाल सिंह। तो यहाँ पे सबसे पहले रणजीत सिंह आएंगे, यानी कि सबसे पहले तीसरा हो जाएगा, फिर उसके बाद खड़क सिंह दूसरा, और फिर नौनिहाल सिंह, सबसे लास्ट में आएंगे दिलीप सिंह। तो यहाँ पे दूसरा, तीसरा, दूसरा, चौथा एवं पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा एवं पहला ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव, वर्धा सत्याग्रह, अगस्त प्रस्ताव और सांप्रदायिक पंचाट। तो यहाँ पे सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 को आया। अगस्त प्रस्ताव जो है यह मार्च 1940 का है। वर्धा सत्याग्रह, तो वर्धा सत्याग्रह जो है यह कब आया, तो यह 1942 में आया, 14 जुलाई 1942 को। और क्रिप्स प्रस्ताव तो ये 23 मार्च 1942 को आया। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 4 3 1 2। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया, तो ये आया मार्च 1942 में। और इसका जो सही सीक्वेंस होगा, सबसे पहले सांप्रदायिक पंचायत, फिर अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स प्रस्ताव और सबसे लास्ट में वर्धा प्रस्ताव यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। घेरे यानी कि रिंग फेंस की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस नीति को लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ किया। दूसरा है कि इसके तहत ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों को बाहरी आक्रमण के विरुद्ध अंग्रेजों की तरफ से सैन्य एवं वित्तीय सहायता देने का आश्वासन दिया गया था।
कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है इसके बारे में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि इस संधि का प्रयोग लॉर्ड बेलेजली ने भारत के देशी राज्यों के संबंध में किया था। दूसरा है कि इस संधि के तहत कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती थी। तीसरा है कि इसके तहत राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रख सकते थे। तो कौन कौन से कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे पहला एवं तीसरा कथन सही है, दूसरा सही नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस आंदोलन की शुरुआत 1921 में उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिलों हरदोई, बहराइच तथा सीतापुर में की गई थी। दूसरा है कि इसके तहत राजस्व वसूली के कार्यों में जमींदारों द्वारा अपनाई गई दमनकारी नीतियों के विरुद्ध था। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो दोनों कथन यहाँ पे सही हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय समाचार पत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी। दूसरा है कि जेम्स अगस्ट हिक्की ने वर्ष 1780 में प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है, एक तरफ प्रकाशक और दूसरी तरफ समाचार पत्र पत्रिकाओं का। यहाँ पे प्रकाशक कौन थे यह दिया हुआ है। तो केशव चंद्र सेन, इनकी पत्रिका का क्या नाम था? तो केशव चंद्र सेन ने सुलभ समाचार पत्र को प्रकाशित किया। मोतीलाल नेहरू द इंडिपेंडेंट, बाल मुकुंद तो बाल मुकुंद, भारत मित्र और KMG देसाई तो स्पार्क हो जाएंगे। 2-1-4-3 इसका सही कूट होगा। 2-1-4-3 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा के बारे में। पहला है कि इस सभा की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में की थी। दूसरा है कि इसका उद्देश्य उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना था। तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो केवल दूसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है, क्योंकि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र ठाकुर ने कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 को की थी। जो पहला कथन गलत है, सिर्फ दूसरा सही है, ऑप्शन डी सही आंसर। साधारण ब्रह्म समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के एक घटक के रूप में की थी। दूसरा है कि इसने जनसाधारण को शिक्षित करने हेतु संजीवनी और नव्य भारत, ब्रह्म जनमत जैसे पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे जो है केवल दूसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना जो है यह ब्रह्म समाज से अलग हुए गुट ने एक अलग संस्था के रूप में 1878 में की गई थी और इसके संस्थापक केशव चंद्र सेन नहीं थे। इसके संस्थापक जो थे यह आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री थे। तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध 14 से 1914 में स्टार्ट हुआ था और 18 में समाप्त हुआ था। गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ? 1915 में हुआ। और रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो 1911 में। और कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी का स्थानांतरण हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो यहाँ पे वो दिया गया 1913 में दिया गया, 1911 में नहीं, 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण हुआ। 11 हो जाएगा। गांधी जी का भारत आगमन 1915 और प्रथम विश्व युद्ध जो है यह 1914 से 18 के बीच में हुआ। तो इसका जो सही सीक्वेंस होगा यह हो जाएगा, सबसे पहले चौथा, फिर तीसरा, फिर पहला और फिर दूसरा, यानी कि सबसे बाद में यहाँ पे गांधी जी आए हैं। डेट भी सन हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? संस्थान है, दूसरी तरफ अवस्थिति दिया हुआ है। तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वह कौन सा है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। जो यहाँ पे केंद्रीय बकरी अनुसंधान दिया हुआ है आगरा, ये आगरा में स्थित ना होकर के मथुरा में स्थित है, मथुरा में, यूपी के मथुरा में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वर्तमान समय में भारत विश्व में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरा है कि भारत विश्व में केला और पपीता के उत्पादन में पहले स्थान पर है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला कथन सही नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में भारत विश्व में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, पहला नहीं है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही, ऑप्शन बी सही आंसर। यहाँ पे सुमेलित करना है सब्जियों का कड़वापन और कारण से। मूली का तीखापन किसके कारण होता है? तो आइसोसाइनेट के कारण होता है। खीरे में कड़वाहट जो होता है यह कुकुरबिटेशन के कारण होता है। ऑप्शन बी का पहला हो जाएगा। कि करेले में कड़वाहट, तो करेले में जो कड़वाहट होता है यह
पोसाइड के कारण होता है, तो सी का हो जाएगा चौथा। और प्याज में गंध तो एलाइल प्रोपाइल के कारण होता है, डी का हो जाएगा तीसरा। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन बी में है, यही इसका सही कोट होगा। आम्रपाली आम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, इसका विकास दशहरी और नीलम के क्रॉस से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा किया गया। दूसरा है कि इस प्रजाति के फलों में कैरोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए आरओ में कृषि से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है, तो इन सब प्रश्नों को आप ध्यान रखिएगा। पादप में पाए जाने वाले जिब्रेलिन हार्मोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह हार्मोन आनुवंशिक रूप से छोटे पौधों को बड़ा करने का कार्य करता है, बिल्कुल सही है। यह हार्मोन बीज रहित फल के निर्माण में सहायक होता है, ये भी कथन यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंकोर वाट मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह इंडोनेशिया में स्थित है। दूसरा है कि यह भगवान शिव को समर्पित है। तीसरा है कि इसे मेरू पर्वत का प्रतीक भी माना जाता है। और चौथा है, इस पर चोल वास्तुकला का प्रभाव देखा जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पे। तो अंकोर वाट के संबंध में जो यहाँ पे दिया हुआ है कि यह इंडोनेशिया में स्थित है, गलत है। और साथ ही ये शिव को समर्पित ना होकर के विष्णु को समर्पित है, तो दोनों कथन गलत हो जाएंगे। सिर्फ तीसरा या चौथा सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यह मंदिर जो है अंकोर वाट का मंदिर, यह इंडोनेशिया में नहीं कंबोडिया में स्थित है, और साथ ही यह भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर कालीन चित्रकला के संदर्भ में कौन सा कथन एक सही नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है कि इसके शासनकाल में छवि चित्र बनाने की शुरुआत हुई, ये गलत है। जहांगीर ने व्यक्तियों के छवि चित्रों को बनवाने की परंपरा को प्रोत्साहन दिया, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब यहाँ पे सही दिया हुआ है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है जहांगीर कालीन चित्रकला के संदर्भ में, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों युग्म बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित फलों में पाए जाने वाले खनिज तत्वों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा या फिर जोड़े सही है या हैं? खनिज तत्व है, दूसरी तरफ फल है। कैल्शियम लीची, आयरन करौंदा, फास्फोरस बादाम, तो यहाँ पे तीनों जो हैं बिल्कुल सही दिया गया है। कैल्शियम जो है लीची में पाया जाता है, आयरन करौंदा में पाया जाता है, फास्फोरस बादाम में होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ से शुरू हो रहा है आपका रीजनिंग का प्रश्न, तो इसका बस आंसर बताते हुए हम चलेंगे। तो प्रश्न संख्या 31 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 132, यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई है, इसको पूर्ण करना है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 33, संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें 3 एक समान है और एक अलग है, और वो अलग युग्म कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 134, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विद्युत धारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा? तो यहाँ पे जो अक्षर आएगा यह आ जाएगा भी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ण अनुक्रम यहाँ पे दिया हुआ है का 5वां वर्ण क्या होगा? तो इसका जो 5वां वर्ण होगा यह हो जाएगा डी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक गुप्त कोड में GOLF को 200 के रूप में कोडित किया जाता है, तो बाल का कोड क्या होगा? तो यहाँ पे इसका जो कोड हो जाएगा 135 होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे एक पिता की आयु अपने पुत्र की 9 गुनी है, और माता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी है। पिता और माता की आयु का योग 51 वर्ष है, बेटे की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 3 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कितने त्रिभुज दिए हुए हैं? तो इसमें जो त्रिभुजों की संख्या है टोटल 12 है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 140 कि निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और ना ही ठीक बाद 9 है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी 2। तो आइए अब हिंदी का यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हिंदी का पोर्शन, यानी कि अब यहाँ पे 60 प्रश्न हिंदी का है जिसको हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न पहला है कि 141वां नंबर है क्वेश्चन का, गरल का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो गरल का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक जो शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा सुधा, यानी कि अमृत, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। सरल का जटिल हो जाएगा, चंचल का गंभीर हो जाएगा, और निश्चल का जो हो जाएगा छल हो जाएगा, सही विलोम, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पे एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ विलोम दिया हुआ है, इनको सुमेलित करना है।
छादन का क्या, तो छादन का हो जाएगा प्रकाशक, और जड़ का चेतन हो जाएगा, तृष्णा का जो हो जाएगा यह तृप्ति हो जाएगा, और दाता का याचक हो जाएगा। तो 1 2 4 3 इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा। 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? गरिमा, लघिमा, कृष्ण, काला, यही यहाँ पे त्रुटिपूर्ण हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि कृष्ण का जो हो जाएगा यह श्वेत होता है ना कि काला, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, बाकी सब सही सुमेलित हैं। निषिद्ध का विलोम तो विहित हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। बुद्धिमान का विलोम निर्बुद्धि हो जाएगा, वंदे का विलोम निंदे हो जाएगा, और अनिरुद्ध का विलोम निरुद्ध हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। प्रफुल्लित, प्रफुल्ल, प्रफुल्ल का जो हो जाएगा या मलान हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। हतोत्साहित का प्रोत्साहित, मतैक का मतभेद और बहुमत भी हो सकता है, और गौड़ का जो है प्रमुख हो जाएगा यहाँ पे सही विलोम, ऑप्शन डी प्रश्न के अनुसार सही आंसर। रचना का विलोम, तो रचना का विलोम क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ध्वंस, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। विराग का विलोम राग हो जाएगा, भक्षक का विलोम रक्षक हो जाएगा, और विरत का विलोम रथ हो जाएगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? विपुल, अत्यधिक, यही यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि विपुल अत्यधिक जो यहाँ पे दिया हुआ है ये इसका पर्यायवाची दे दिया गया है। विपुल का अर्थ जो होता है अत्यधिक ही होता है। लंबाई का चौड़ाई बिल्कुल सही, मंद का त्वरित भी सही, और मौन का मुखर भी सही। विपुल का यहाँ पे अल्प होगा सही विलोम, अल्प, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कुसुम का सही विलोम शब्द है, तो कुसुम का सही विलोम यहाँ पे जो हो जाएगा यह हो जाएगा वज्र, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। सुंदर का यहाँ पे कुरूप हो जाएगा विलोम, सित का हो जाएगा दूषित, और पास का हो जाएगा दूर, ऑप्शन बी सही आंसर। उद्यम का विलोम, तो उद्यम का विलोम आलस्य हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नैराश्य का विलोम उल्लास हो जाएगा, अधित्यका का विलोम उपत्यका हो जाएगा, और रोपण का विलोम उन्मूलन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जारज का सही विलोम शब्द है। जारज का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा औरस, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। अस्थावर का विलोम जंगम हो जाएगा, घटाव का जो यहाँ पे विलोम होगा यह हो जाएगा जोड़, आलोक का विलोम हो जाएगा तिमिर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है? गिरा हुआ, लुंठित, जंगल की आग, दावानल, समुद्र की आग, बड़वानल, पेट की आग, जठरानल, तो गिरा हुआ के लिए यहाँ पे कौन सा इसका जो है सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए। गिरा हुआ के लिए लुंठित नहीं हो जाएगा, पतित हो जाएगा गिरा हुआ के लिए एक शब्द, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ना ठंडा ना बहुत गर्म के लिए एक शब्द, तो इसके लिए समशीतोष्ण हो जाएगा एक शब्द, ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका जन्म गर्मी से हुआ हो, द्विज, अनुज, उष्मज या फिर नीरज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्मज, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जिसका 2 बार जन्म हो, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाएगा। अनुज, तो जिसका जन्म बाद में हो उसे अनुज कहेंगे। नीरज, तो जो नीर से जन्मा हो उसे नीरज कहेंगे, और जिसका जन्म गर्मी से हुआ हो उसे उष्मज कहेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसके लिए एक शब्द समावर्तन हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए षोडशी हो जाएगा एक सही शब्द, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। एक ही माँ से उत्पन्न बहनें क्या कहलाएंगी? सहोदरा कहलाएंगी। और स्त्रैण, तो स्त्री के जैसा स्वभाव रखने वाला स्त्रैण कहलाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भेषज शब्द के लिए एक वाक्य है, भेषज शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा? तो औषधियों का जानकार भेषज कहलाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धरती पर चलने वाला जंतु क्या कहलाएगा? तो यह भूचर कहलाएगा। प्रातःकाल गाया जाने वाला राग जो है यह क्या होता है? तो यह भैरवी होता है। और सर्दी में होने वाली वर्षा महावट कही जाती है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ से होती है, उसे क्या कहते हैं? तो महावट कहते हैं, तो ऑप्शन डी प्रश्न के अनुसार सही आंसर। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो सदावर्त कहलाती है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भंडारा, तो एक साथ कई लोगों के लिए भोजन देने की व्यवस्था भंडारा कहलाएगी। रिक्त, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाता है। और हवन से संबंधित सामग्री क्या कहलाती है? हवि कहलाती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द अप्रणीत प्रयुक्त होता है? जिसका परिणाम न निकलता हो
जिसका विवाह हो चुका हो या जिसका विवाह ना हुआ हो। तो अपरिणीत जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा। तो जीतने की इच्छा के लिए जो एक शब्द होगा यह हो जाएगा जिगीसा। ऑप्शन बी सही आंसर। किसी को मारने की इच्छा जिघांसा कहलाती है, और भोजन करने की इच्छा जिघत्सा, और जिज्ञासा तो जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहा जाता है। तो जीतने की इच्छा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा आग्नेय, यहाँ पे पूर्ण नहीं होगा, पूर्व होगा, पूर्व। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा ईशड़ा। गलत है, नैऋत्य होती है, नृत्य। ये दिशा जो है ये नैऋत्य होती है, नैऋत्य। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों में से कौन सा यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है। तो ऑप्शन सी कपोत का जो कपूत दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। कपोत तत्सम है, इसका तो तद्भव होगा कबूतर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, बाकी यहाँ पे सभी सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। स्तुति, अंश, लछोट, अगम। इसमें से कौन सा तद्भव है। तो इसमें से जो तद्भव है यह है ऑप्शन डी अगम। अगम यहाँ पे तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा अगम में हो जाएगा, अगम में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पुहुमी का तत्सम शब्द होगा। पुहुमी का तत्सम शब्द हो जाएगा पृथ्वी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। पानीय का तद्भव हो जाएगा पानी। पर्यंक का तद्भव हो जाएगा पलंग, और पक्ष का तद्भव हो जाएगा पंख। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चबूतरा का तत्सम होगा। तो चतवाल हो जाएगा चबूतरा का सही तत्सम। चड़क जो है यह चना का तत्सम है, और चतवार जो है यह जो है चार का तत्सम है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कपित्थ का तद्भव शब्द है। कपित्थ का तद्भव शब्द हो जाएगा कैथा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। कपूर का क्या हो जाएगा। तो कर्पूर हो जाएगा, और खजूर का खरजूर, केला का कदली हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुई का तद्भव शब्द है। सूजी, सुई, सूची या फिर सूचक। तो सुई का जो सही यहाँ पे तद्भव शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा सूची। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से सौत का तत्सम रूप कौन सा है। इनमें से सौत का तत्सम रूप कौन सा है। तो सौत का जो सही तत्सम रूप हो जाएगा यह हो जाएगा सपत्नी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से त्रुटिपूर्ण है। कौन सा यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है। तो हस्ती का जो हाथी दिया हुआ है यह यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यह त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी सभी यहाँ पे सही सुमेलित हैं। हीरक हीरा, ओष्ठ होंठ, अस्थि हड्डी। हस्ती का हाथ नहीं होगा, यहाँ पे हाथी होता है सही। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में तद्भव शब्द है। सहेली, स्वाद, सफल, सार्थ। तो तद्भव इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो सहेली यहाँ पे तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, और सहेली का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा हेलनी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। निम्न में तत्सम शब्द है। कौन सा इसमें से तत्सम शब्द है। तो पीठिका तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, और पहला का तत्सम होगा परथिल, जो कि पहला तद्भव है। और पुजारी का जो तत्सम होगा क्या हो जाएगा। तो पुजारी का तत्सम हो जाएगा पूजाकारी, और पंसारी का जो तत्सम होगा क्या हो जाएगा। तो पंसारी का तत्सम होगा पढ़े-शालिक। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यसे लहर का पर्यायवाची है। उर्मी, हिलोर, उल्लोल। इसमें से कौन सा है। तो सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। वर्ग जो है यह वारण का पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विधवा का पर्यायवाची है। अनाथा, अभा, बरखा। तो यहाँ पे विधवा का पर्यायवाची अनाथा हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। लक्ष्मी का पर्यायवाची तो मधुरिप जो है विष्णु का पर्यायवाची है, लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खिड़की का पर्यायवाची है। वातायन, बारी, दरीचा। उपयुक्त सभी हैं। ऑप्शन डी सही आंसर। शंकर का पर्यायवाची, तो शंकर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो यह हो जाएगा उमेश। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। शार्दुल जो है यह शेर का पर्यायवाची है। रामानुज जो है यह लक्ष्मण का पर्यायवाची है, और अक्षय जो है यह शाश्वत का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए प्रश्न के अनुसार सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। रजनी, विभावरी, समीर, निशी। तो समीर जो है यह हवा का पर्यायवाची है, बाकी सब रात्रि के पर्यायवाची हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है? सिखी, सरिता, तटनी, सरी। तो सिखी जो है यहाँ पे नदी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची नहीं है? उत्पल, मकरंद, नलिन, मुकुर। तो मुकुर जो है यहाँ पे कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची है? आकांक्षा, तृष्णा, मनोरथ, मोद। तो इच्छा का पर्यायवाची इसमें से कौन हो जाएंगे? तो पहला, दूसरा एवं तीसरा यहाँ पे इच्छा का पर्यायवाची हो। मोद जो है यह आनंद का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पे शुद्ध शब्द हो जाएगा सन्निध। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बाकी अस्पृश्यता होता है, अस्पृश्यता नहीं होता है, अस्पृश्यता इस तरीके से लिखा जाएगा। गृहिणी, तो गृहिणी इस तरीके से लिखा जाएगा। और क्षत्रिय, तो क्षत्रिय इस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो पहले से शुद्ध है ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, तो ऑप्शन ए ज्योत्सना जो है यह शुद्ध नहीं है, क्योंकि ज्योत्सना में ता भी आधा सा रहेगा, ता भी आधा रहेगा और सा भी आधा रहेगा। तो ज्योत्सना इस तरीके से लिखा जाएगा, आधा ता, आधा सा और फिर ना, ज्योत्सना इस तरीके से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं है। बाकी तीनों युग बिल्कुल, जो तीनों ऑप्शन है उसमें जो शब्द हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर्धान। बाकी अत्यधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है, अत्यधिक। आकस्मिक, तो आकस्मिक जो है आकस्मिक इस तरीके से लिखा जाएगा। और अछौहिड़ी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अछौहिड़ी होता है, यहाँ पे हा पे भी छोटी की मात्रा लगेगी। तो जो शब्द यहाँ पे पहले से शुद्ध है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अंत्याक्षरी हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सभी शब्दों की शुद्ध वर्तनी है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो प्रतिज्ञा, प्रज्वलित और केंद्रीय, ये तीनों यहाँ पे शब्द बिल्कुल शुद्ध रूप में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है? इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो राहुल ने 1 कलम और 2 पुस्तकें खरीदी, ये वाक्य यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है, घी बहुत अच्छा नहीं है, ये वाक्य यहाँ पे शुद्ध है। और ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है कि मैंने कल दिल्ली जाने का है, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा मुझे कल दिल्ली जाना है। आदिल का व्यापार अच्छी नहीं है, तो आदिल का व्यापार अच्छा नहीं है, इसका शुद्ध रूप होगा इस दुकान पर आलू और सब्जी नहीं मिलते। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा इस दुकान पर सब्जियां नहीं मिलती हैं, ये इसका शुद्ध रूप होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे पहले से ही शुद्ध रूप में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो मेरा प्राण संकट में है, ये वाक्य यहाँ पे जो है अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा मेरे प्राण संकट में है, क्योंकि प्राण जो है बहुवचन होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों युग बिल्कुल सही रूप में दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है? तो ये वाक्य जो शुद्ध है यह है कि घोड़ा लड़खड़ाते हुए भागा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये लड़का गाने वाला है, इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि यह लड़का गायक है। मरते क्या नहीं करते, तो इसका शुद्ध रूप होगा मरता क्या नहीं करता। और आकाश में बादल मंडरा रही है, इसका शुद्ध रूप होगा आकाश में बादल मंडरा रहे हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो पूजनीय पिताजी को नमस्कार कहना, ये वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना। तो ऑप्शन ए सही आंसर। बाकी तीनों में जो यहाँ पे दिए हुए हैं वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष्य है? विशेष्य कौन सा है? तो उपस्थिति यहाँ पे विशेष्य है, और इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा उपस्थित। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तो दोनों शब्द जो है यह किस प्रकार का संख्यावाचक है? तो यह समुदाय बोधक संख्यावाचक हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। प्रतिदिन किस प्रकार का विशेषण है? तो प्रतिदिन जो है यह कालवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें से कौन सा शब्द जो है यह विशेषण है? तो अपेक्षित जो है यह विशेषण है, इसका जो विशेष्य होगा यह हो जाएगा अपेक्षा। अपेक्षा यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा। बाकी अभिनय जो है यह विशेष्य है, इसका विशेषण अभिनय होगा। अभिषेक भी विशेष्य है, इसका विशेषण अभिषिक्त होगा। और अभ्यास भी विशेष्य है, इसका विशेषण अभ्यासी होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विशेष्य है और विशेषण दिया हुआ है कृपा, कृपालु, कौटिल्य, कुत्सित, कठिनता, कठिन, कर्मठ। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी में जो कौटिल्य का कुत्सित दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। कौटिल्य का कुटिल होना चाहिए सही विशेषण, कुटिल होगा ना कि कुत्सित।
कुटिल। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही सुमेलित हैं। विशेष शब्द चुनिए। जाल, जुदा, जूठा, डाकिया। डाकिए, तो यहाँ पे जो है विशेष शब्द कौन सा है, तो ये जाल हो जाएगा, जिसका विशेषण जाली होता है। जुदा विशेषण है जिसका विशेष जुदाई होगा, और जूठा जो है यह भी विशेषण है, इसका विशेष जो होगा यह जुठारना होगा। और डाकिए जो है यह विशेषण है, इसका जो विशेष होगा यह डाक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। विशेष और विशेषण। तरण, तरणीय, ताकत, ताकतवर, तालु, तंद्रिल, त्वरा, त्वरित। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी तालु का जो तंद्रिल दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। तालु का जो विशेषण होगा यह हो जाएगा तालव्य। तालव्य इसका सही विशेषण होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द को चुनिए। बाधित, बीज, बुभुक्षा, बुजुर्ग। तो कौन सा इसमें से विशेषण शब्द है, तो इसमें जो विशेषण है यह बाधित हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, और इसका विशेष से बाधा हो जाएगा। बाकी बीज जो है यह विशेष से है, इसका जो विशेषण होगा यह विचला हो जाएगा। बुभुक्षा जो है यह भी विशेष से है, इसका विशेषण हो जाएगा बुभुक्षित। और बुजुर्ग जो है यह भी विशेष से है, इसका विशेषण हो जाएगा बुजुर्गाना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, ये वाक्य में यहाँ पे किया गया है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष हैं। तो इस वाक्य में जो है बालक, भोले बालक और डाकू, क्रूर डाकू, कठोर हृदय और साथ ही हाँ भावना जो है, ये चार यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो ये चार यहाँ पे विशेष से हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इस वाक्य में जो है चार विशेष से हैं। तो ये रहे 200 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अपने अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसको मतलब कमेंट करिएगा कि आपके कितने जो है प्रश्न सही हो रहे हैं, हिंदी और जीएस दोनों में। तो टारगेट करके चलिए कि 120 से तो ऊपर ही रहिए, इतना कोशिश करिए। अभी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं आप लोग, तो 120 कोशिश करिए कि इतने क्वेश्चन आपके माइनस मार्किंग के बाद भी इतने क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो हिंदी में आप कोशिश करिए कि आपका 55 क्वेश्चन, और जीएस में आप 75 प्लस रहिए माइनस मार्किंग के बाद। तो ये सब आप लोग अभी से फोकस करिए, अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।